हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अर्पित कुमार पाठक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम तीसरे प्रकार की अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी अर्थात नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो लेक्चर में हमने दो अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन किया, जिसमें आपने प्रथम पढ़ी दृश्य पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड आपने पढ़ी अवरक्त अर्थात IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी। अब तीसरे प्रकार की अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें पढ़नी है, जो कि है आपकी नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले पूर्व में आपने पढ़ी दृश्य पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से हम किसी भी अणु या यौगिक की असंतृप्तता के बारे में हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे प्रकार की आपने पढ़ी अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके माध्यम से हम किसी अणु या यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब तीसरे प्रकार की हमें पढ़नी है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये नाभिकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या सिद्धांत है, किस प्रकार से यह कार्य करती है, इसके बारे में यह वीडियो लेक्चर आपको जानकारी देगा। तो सबसे पहले आज का जो वीडियो लेक्चर है वह है आपका नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के परिचय के बारे में, कि यह स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रकार से कार्य करती है, इसका सिद्धांत क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी अर्थात NMR, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, किसी भी परमाणु के नाभिक के चुंबकीय गुणों पर निर्भर करती है। इसका मतलब NMR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वह किसी भी परमाणु के नाभिक के चुंबकीय गुणों पर निर्भर करती है। मतलब नाभिक के चुंबकीय गुण के ऊपर डिपेंड करता है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रकार से कार्य करती है। अब इस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक पार्ट या एक वर्गीकृत होता है इसका प्रोटॉन NMR, जिसको हम 1H1 NMR भी अब कहेंगे। अब ये प्रोटॉन NMR किस प्रकार से नामकरण किया गया उसको अपन आगे देखेंगे। तो जो प्रोटॉन NMR है या NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन बोलते हैं, तो अपने दिमाग में प्रोटॉन NMR आता है। इसके अलावा दूसरी NMR भी होती है, जैसे कार्बन 13 NMR, F17 NMR, है ना। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे प्रोटॉन NMR है वह किसी भी अणु में उपस्थित विभिन्न हाइड्रोजन परमाणु की प्रकृति के बारे में, उनकी संख्या के बारे में एवं उसके आसपास का रासायनिक वातावरण, केमिकल वातावरण किस प्रकार का है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। तो यहाँ पे अपन प्रोटॉन NMR की बात करें तो प्रोटॉन NMR हमें केवल किसी भी कार्बन परमाणु से जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, उसकी संख्या कितनी है और उसके आसपास का केमिकल एनवायरनमेंट, रासायनिक वातावरण किस प्रकार का है उसके बारे में हमें जानकारी देगा। ठीक है ना, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी अर्थात IR एवं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि प्रोटॉन NMR, दोनों की सहायता से किसी भी अज्ञात अणु की संरचना ज्ञात की जा सकती है। मतलब ये दो स्पेक्ट्रोस्कोपी के डाटा अगर अपने पास हैं तो हम किसी भी अणु या यौगिक, अज्ञात अणु या यौगिक की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे अपना जो इम्पोर्टेंट है वह है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी परमाणु के नाभिक के चुंबकीय गुणों पर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे चुंबकीय गुण, नाभिक का चुंबकीय गुण होना ज़रूरी है, तभी वह NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपका लिखा हुआ है कि परमाणुवीय नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन पर आवेश होता है। जैसे कोई भी परमाणु है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे अपन जानते हैं कि परमाणु के केंद्रीय भाग को अपन नाभिक कहते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो परमाणु में जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन है उनमें आवेश होता है एवं इनके चक्रण के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। जैसा कि फिजिक्स में भी हम जानते हैं कि कोई घूमता हुआ आवेश चुंबकीय गुण एवं विद्युत आवेश दोनों उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन पर आवेश होता है और प्रोटॉन है वो लगातार अपने अक्ष पे और
गति करता रहता है, जिसकी वजह से इनके चक्रण की वजह से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। अर्थात प्रत्येक नाभिक एक लघु चुंबक के समान कार्य करता है। ठीक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन है और प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है, और ये जो घूमता हुआ आवेश है वो एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। इससे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक नाभिक एक लघु चुंबक के समान कार्य करता है, जिसका कोणीय संवेग नाभिक की चक्रण संख्या I पर निर्भर करता है। तो नाभिक की चक्रण संख्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी नाभिक का कोणीय संवेग। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि कोई भी नाभिक चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेगा, और कोई भी परमाणु नाभिक एक चक्रण कोणीय संवेग एवं चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पे शर्त यह है कि कौन सा नाभिक चुंबकीय आघूर्ण एवं कोणीय संवेग प्रदर्शित करेगा। उसके लिए शर्त यह है कि ऐसा परमाणु जिसका द्रव्यमान अथवा परमाणु क्रमांक अथवा दोनों विषम हो, ऐसे परमाणु नाभिक कोणीय संवेग एवं चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेगा। तो NMR की पहली शर्त यह है कि यह चुंबकीय गुण पर डिपेंड करता है, नाभिक के चुंबकीय गुण पर डिपेंड करता है। मतलब जिस नाभिक का चुंबकीय गुण होगा वही आपका NMR स्पेक्ट्रम देगा। दूसरी बात यहाँ पे यह हो रही है कि कौन सा नाभिक या कौन सा परमाणु चुंबकीय आघूर्ण या कोणीय संवेग प्रदर्शित करेगा। तो उसके लिए शर्त क्या है कि ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान या दोनों, या तो कोई परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान में से कोई विषम संख्या होनी चाहिए या दोनों विषम संख्या होगी, ऐसे परमाणु नाभिक चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेंगे और साथ ही NMR स्पेक्ट्रम भी देंगे। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल पे दे रखा है 1H1, यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या दोनों विषम है, तो ये आपका परमाणु है, वो परमाणु का नाभिक चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेगा, मतलब NMR में सिग्नल देगा, NMR स्पेक्ट्रम देगा। दूसरा आपका है 1H2 ड्यूटेरियम, तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक विषम संख्या में, मतलब ये भी देगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है 6 कार्बन 13, तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या विषम संख्या में, तो ये भी आपका NMR एक्टिव है। 7N14, ये भी आपका NMR एक्टिव है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक विषम संख्या में है। नेक्स्ट ऑक्सीजन 8 17 17, तो 17 आपकी विषम संख्या है, तो ये भी आपका NMR एक्टिव है। 9F19 9 फ्लोरीन 19, इसमें दोनों संख्या आपकी विषम संख्या में, तो ये भी आपका NMR एक्टिव है। मतलब NMR एक्टिव परमाणु वह होंगे जिनमें नाभिक चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता हो। दूसरी चीज़ कि वह परमाणु चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेगा जिसके लिए परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या या दोनों विषम संख्या में हो, ऐसे परमाणु नाभिक आपके NMR एक्टिव होंगे। तो ये शर्त इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसको कि कौन सा परमाणु नाभिक NMR एक्टिव होगा। नेक्स्ट आगे दो एग्जाम्पल और लिए हुए हैं 6 कार्बन 12 एंड 8 ऑक्सीजन 16, तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या दोनों सम संख्या में है। ठीक है, दोनों इवन नंबर में है, तो ये दोनों आपके परमाणु नाभिक है वह NMR एक्टिव नहीं है, क्योंकि जो अपनी शर्त है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, दोनों में से कोई भी विषम संख्या में नहीं है, मतलब इनका जो नाभिक है वह चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, अब किसी चक्रण करते हुए नाभिक को उपयुक्त बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। अब NMR में एक सेकंड कंडीशन ये आ रही है कि जो नाभिक है वो चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। कौन सा नाभिक चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेगा वो भी हमने देख लिया है, जिसका द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु संख्या विषम संख्या में हो, वह आपका नाभिक चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेगा, NMR एक्टिव होगा। अब तीसरी कंडीशन आपकी यहाँ आती है कि NMR में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग में लिया जाता है। इससे पहले वाली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी थी कहीं भी हमें चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग नहीं कर रहे थे, यहाँ पे अपन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग भी करेंगे। तो किसी भी चक्रण करते हुए नाभिक को उपयुक्त बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चक्रण करते हुए नाभिक स्वयं को, नाभिक आपका जो चक्रण कर रहा है वो अपने स्वयं को विभिन्न प्रकार से अभिविन्यासित करता है, और इन अभिविन्यासों की संख्या 2I+1 के फॉर्मूले के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो नाभिक एक लघु चुंबक के समान कार्य करता है। अब इसके चारों एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और अपन लगा देंगे,
तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो नाभिक है वो अपने आप को इस प्रकार से अभिविन्यासित कर लेता है और इन अभिविन्यासों की संख्या 2i+1 सूत्र के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आई क्या है? नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या। आई क्या है? न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, जो अलग अलग परमाणु नाभिक के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे 2 मान दे रखे हैं, 3 मान दे रखे हैं। आई बराबर 1/2 हाफ, वो किस किस के लिए होता है? 1H1 के लिए आई का मान 1/2 होता है। 6 कार्बन 13 के लिए भी आई बराबर 1/2 होता है। N फ्लोरीन 19 इसके लिए भी 1/2 होता है। 15 फॉस्फोरस 31 इनके लिए भी आई का मान 1/2 होता है। तो इन परमाणु नाभिकों के लिए हम अभिविन्यासों की संख्या ज्ञात करें, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अभिविन्यासों की संख्या 2i+ फॉर्मूले से अपन ज्ञात करें, तो यह मान आता है आपका आई की जगह 1/2 रखेंगे तो आपका मान आएगा 2i+1 के हिसाब से आपका आएगा 2। मतलब इन परमाणु नाभिकों को, मतलब कौन कौन से? हाइड्रोजन 1H1, 6 कार्बन 13, 9 फ्लोरीन 19 एवं 15 फॉस्फोरस 31 को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो 2 अभिविन्यास प्राप्त होते हैं, एक +1/2 और एक -1/2। ठीक उसी प्रकार आई बराबर 3/2 किसके लिए होता है? 17 क्लोरीन 35 के लिए होता है। यह नाभिक भी आपका NMR एक्टिव है क्योंकि दोनों आपके विषम संख्या में है। तो इसके लिए यहाँ पे अभिविन्यासों की संख्या अपने को प्राप्त होगी 4, क्योंकि आई बराबर अगर आप 3/2 रखोगे तो फॉर्मूले 2i+1 से इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 4। तो 4 अभिविन्यास कौन कौन से होंगे? -3/2, -1/2, +1/2 एवं +3/2। तीसरी कंडीशन है आई बराबर 0। यह उनके लिए होगी जिनमें परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या दोनों सम संख्या में होंगे, जैसे कि कार्बन 6 12 एवं 8 ऑक्सीजन 16। तो इसके लिए आई का मान 0 होता है और यहाँ पे अभिविन्यासों की संख्या अपने को प्राप्त होंगी 1। तो यहाँ पे किसी प्रकार के कोई भी अभिविन्यासों की संख्या प्राप्त अपने को नहीं होते हैं और ये इन दोनों के नाभिक हैं वो आपके अचुंबकीय होते हैं, अर्थात इस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है कि जैसे आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो नाभिक के जो चक्रण के जो अभिविन्यास हैं वो आपके विभक्त हो जाते हैं। जब तक आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया तो ये सभी समान ऊर्जा के रहेंगे। कौन कौन से? +1/2 -1/2 आपके जो लिखे हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए अपन बात करें तो +1/2 -1/2 जो लिखा हुआ है, जब तक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया हुआ है उस कंडीशन में दोनों आपके समान ऊर्जा के रहेंगे। लेकिन जैसे आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे तो ये +1/2 एवं -1/2 अधिक ऊर्जा का, एक अधिक ऊर्जा का हो जाता है और एक कम ऊर्जा का हो जाता है। तो इस वजह से अपने आप को ये अभिविन्यासित कर लेते हैं। ठीक है, तो आई बराबर 0 जिनके लिए है वह अचुंबकीय प्रकृति के होते हैं और इनके ऊपर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आई बराबर 1/2 हाइड्रोजन कार्बन फ्लोरीन एंड फॉस्फोरस के लिए और आई बराबर 3/2 17 क्लोरीन 35 के लिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ नेक्स्ट, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में दिए गए नाभिक की सभी संभावित चक्रण अवस्थाएं समान ऊर्जा की होती है। अभी अपन यही चर्चा कर रहे थे कि जब तक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित है तो जितने भी अपने नाभिक अपन अभी इससे पहले वाली स्लाइड में अपन देखे उनकी सभी चक्रण अवस्थाएं समान ऊर्जा की होती हैं, इनकी ऊर्जा में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जैसे आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं नाभिक के चारों ओर तो नाभिक आपका एक लघु चुंबक के समान कार्य कर रहा है। तो 2 चुंबक आपके यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, एक तो लघु चुंबक नाभिक और एक आपका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जिसकी वजह से इनकी चक्रण अवस्थाएं वर्गीकृत हो जाती हैं या विभक्त हो जाती हैं, जैसे कि आप देखते हैं। लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये चक्रण अवस्थाएं समान ऊर्जा की नहीं रहती हैं, क्योंकि चक्रण करता हुआ नाभिक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है और एक लघु चुंबक के समान व्यवहार करता है, जिसका एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है और वह स्वयं को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपने आप को अभिविन्यसित करने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों चक्रण अवस्थाएं या जितनी भी चक्रण अवस्थाएं वो आपस में विभक्त हो जाती हैं, क्योंकि नाभिक भी लघु चुंबक के समान कार्य कर रहा है। एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपने रखा तो जो लघु चुंबक है वो अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करेगा कि या तो वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के
विपरीत दिशा में रहे या उसी की दिशा में या समान दिशा में वो रहे। तो इस आधार पर इनकी चक्रण अवस्थाएं आपकी विभक्त हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में जैसे कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इस अवस्था में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अनुप्रस्थ दोनों समान ऊर्जा के, लेकिन जैसे आपने अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो यहाँ पे दो अवस्थाओं में ये विभक्त हो रहा है, +1/2 एवं -1/2। जो अधिक ऊर्जा का है -1/2 और +1/2 आपकी कम ऊर्जा का है -1/2 है। वो यहाँ पे ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो आपने लगाया वो है, उसकी विपरीत दिशा में है तो -1/2 है, और उसकी दिशा में है तो +1/2 है। तो दोनों चक्रण अवस्थाएं आपकी यहाँ पे विभक्त हो जाती हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। अब नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद क्या होता है? तो ये सिद्धांत अपने बात करी कि जो भी परमाणु नाभिक है वो चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेगा तो वो NMR एक्टिव है। ठीक है, अब ये अनुनाद क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो किसी चक्रण करते हुए नाभिक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाइए। एक तो NMR में एक तो अपन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे। ठीक है, तो किसी चक्रण करते हुए नाभिक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर प्राप्त विभिन्न चक्रण अवस्थाओं में से वह चक्रण अवस्था जिसके चक्रण अभिविन्यास की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, वह ऊर्जा का अवशोषण करके अपने चक्रण का अभिविन्यास बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत कर लेता है। इसी अवस्था को हम नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद क्या होता है? तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद क्या, जो जब किसी चक्रण करते हुए नाभिक के बाहर के चारों ओर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाता है तो उसकी विभिन्न चक्रण अवस्थाओं में से, अलग अलग चक्रण अवस्थाएं उसकी, उन चक्रण अवस्थाओं में से वह चक्रण अवस्था जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करके अपने चक्रण की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत कर लेता है। मतलब कौन सी चक्रण अवस्था? वह चक्रण अवस्था जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, वह ऊर्जा का अवशोषण करके अपनी दिशा को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत कर लेता है, और वही अवस्था अपन क्या कहलाती है? अनुनाद अवस्था कहलाती है। इसलिए यहाँ पे शब्द है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। मतलब नाभिक है वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अपनी दिशा को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत कर लेता है। तो यहाँ पे 3 शब्द है, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। नाभिक जो NMR एक्टिव है, चुंबक मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, तो अनुनाद मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में नाभिक ऊर्जा का अवशोषण करके अपनी दिशा को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत कर लेता है। उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि +1/2 अधिक ऊर्जा वाला -1/2 विकिरण को अवशोषित किया और अपनी दिशा को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत कर लिया। इसी को हम कहते हैं अनुनाद। यहाँ पे दे रखा है EABS मतलब अवशोषित ऊर्जा, कितनी ऊर्जा का अवशोषण होगा, इसको अपन निकालेंगे। E -1/2 -E +1/2 मतलब +1/2 की जो अवस्था है उसकी ऊर्जा और -1/2 अवस्था की ऊर्जा, दोनों का अंतर करेंगे तो हमें आवश्यक ऊर्जा का मान ज्ञात हो जाएगा, जो कि इसके बराबर होता है hμ के बराबर होता है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऊर्जा के रूप में रेडियो विकिरण का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप UV विजिबल में आपने ऊर्जा के रूप में क्या यूज़ किया था? पराबैंगनी एवं दृश्य तरंगों का उपयोग किया था। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने अवरक्त विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उपयोग किया था ऊर्जा के रूप में। अब यहाँ पे नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद में आप रेडियो विकिरणों का उपयोग ऊर्जा के रूप में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ऊर्जा का यह अंतर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H0 की तीव्रता का फलन होता है। मतलब ये जो एनर्जी डिफरेंस है E1 और E2 के बीच में, जो एनर्जी डिफरेंस है वह एनर्जी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की जो लगाया हुआ है आपने, उसकी तीव्रता पे डिपेंड करेगा, उसकी तीव्रता का फलन होता है। जैसे कि ΔE = KH0, यहाँ पर H0 बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, जो
एच न्यू कितनी ऊर्जा आवश्यक होगी वो विद्युत जो आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं उसकी तीव्रता पर डिपेंड करेगा। जितनी तीव्रता ज़्यादा होगी उतनी ही आवश्यक ऊर्जा का मान भी ज़्यादा होगा। मतलब H0 की तीव्रता जितनी अधिक होगी उतनी ही ऊर्जा स्रोत के मध्य ऊर्जा अंतर भी ज़्यादा होगा, और ऊर्जा अंतर जितना ज़्यादा होगा उतनी अपने ऊर्जा का अपने को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है गायरो चुंबकीय अनुपात। ठीक है, तो अनुनाद शब्द समझ में आया। अनुनाद का मतलब यह है कि किसी नाभिक चक्रण करते हुए नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसकी विभिन्न चक्रण अवस्थाओं में से वह चक्रण अवस्था जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है वह अपने आप को ऊर्जा का अवशोषण करके अपने आप को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत कर लेता है, उसी अवस्था को हम अनुनाद कहेंगे। और ऊर्जा के रूप में यहाँ पे रेडियो विकिरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, गायरो चुंबकीय अनुपात नाभिक के चुंबकीय आघूर्ण एवं कोणीय संवेग का अनुपात गायरो चुंबकीय अनुपात कहा जाता है, जिसे हम गामा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा ई बराबर फलन ऑफ गामा H0 इजिकल टू एच न्यू। ठीक है, तो और प्रत्येक नाभिक के लिए गायरो चुंबकीय अनुपात का मान निश्चित होता है, और नाभिक का कोणीय संवेग H/2 इकाई से क्वांटीकृत होता है। तो डेल्टा ई बराबर आपका हो गया गामा H/2 H0 बराबर एच न्यू। यहाँ पे H है वो आपका प्लांक स्थिरांक है। तो ऊर्जा की आवृत्ति म्यू बराबर आप फॉर्मूला बनता है आपके सामने गामा/2 इंटू H0। यहाँ पे H0 बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, गामा गायरो चुंबकीय अनुपात है जो किसी भी नाभिक के लिए निश्चित होता है, 2 भी आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब आवृत्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है आपका H0 के। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आवश्यक आवृत्ति संक्रमण करने के लिए उतनी ही आपकी आवृत्ति का मान ज़्यादा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 1H1 प्रोटॉन एनएमआर के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर आपने 10,000 गाउस आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है, तो विकिरण की आवृत्ति हमें आवश्यक होगी 42.6 मेगाहर्ट्ज़। अगर आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा रहे हैं 14,100 गाउस ले रहे हैं, तो यहाँ पे विकिरण की जो तीव्रता या विकिरण की जो आवृत्ति होगी वह हमें आवश्यक पड़ेगी 60 मेगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अपने पहले ही पढ़ा था, चुंबकीय तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी उतनी ऊर्जा की आवृत्ति ज़्यादा होगी। अब आ रहा है प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर का एक पार्ट है। अभी अपन पढ़ा था बहुत से नाभिक हैं वह चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग नाभिक के लिए प्रोटॉन अलग अलग नाभिक के लिए एनएमआर का नाम भी अलग अलग होगा। जैसे कि आप 6 कार्बन 13 उसके लिए जो एनएमआर होगा तो वो कार्बन के बारे में हमें जानकारी देगा, तो उसे हम कार्बन 13 एनएमआर कहते हैं। प्रोटॉन की बात करिए 1H1 आपका एनएमआर एक्टिव है तो आपका प्रोटॉन एनएमआर हम उसको कहेंगे। ठीक है, जैसे कि N19F19 वो भी आपका एनएमआर एक्टिव है, तो उसके लिए फ्लोरीन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम नाम बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रोटॉन एनएमआर, प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद, यही हमको यहाँ पढ़नी है। प्रोटॉन एनएमआर ही हमने अपने को पढ़ना है। इस आपकी बीएससी थर्ड ईयर में आप आगे की क्लास में पढ़ोगे तो अलग अलग एनएमआर आपको पढ़नी है। कार्बन 13 भी आप पढ़ेंगे। कार्बन 13 कार्बन के बारे में जानकारी देगा, और प्रोटॉन एनएमआर हमें हाइड्रोजन के बारे में जानकारी देगा। तो प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद PMR, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, वह स्थिति जिसमें एनएमआर अध्ययन केवल प्रोटॉन तक सीमित हो। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन। एनएमआर का अध्ययन केवल प्रोटॉन तक सीमित हो या अर्थात हाइड्रोजन तक सीमित हो, उस समय एनएमआर को हम प्रोटॉन एनएमआर कहेंगे। ठीक है, तो एनएमआर के अलग अलग भाग हो गए। केवल प्रोटॉन तक सीमित मतलब केवल हाइड्रोजन के बारे में जानकारी देगा, तो उस एनएमआर को हम हाइड्रोजन एनएमआर या प्रोटॉन एनएमआर कहेंगे। कार्बन 13 की बारे में जानकारी देता है तो कार्बन 13 एनएमआर हम उसको कहेंगे। ठीक है, क्योंकि 6 कार्बन 12 आपका एनएमआर एक्टिव नहीं है, तो हम उसके लिए समस्थानिक दूसरा है आपका 6 कार्बन 13, वो आपका एनएमआर एक्टिव है, तो उसका अध्ययन हम करेंगे जो आपको कार्बन के बारे में जानकारी देगा। सामान्य एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में
जो अपन प्रोटॉन एनएमआर की अपन बात करें तो सामान्य एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में 14,100 गॉस तीव्रता का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और निश्चित 60 मेगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति के विकिरण का उपयोग किया जाता है। एक सामान्य एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर की अपन बात करें तो उसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के रूप में हमने लगाना पड़ेगा 14,100 गॉस की तीव्रता का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी और 60 मेगाहर्ट्ज की रेडियो आवृत्ति का आवश्यकता होती है। प्रोटॉन एनएमआर या पीएमआर या 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी अणु या यौगिक में उपस्थित विभिन्न हाइड्रोजन परमाणुओं की प्रकृति, उनकी संख्या व उनके आसपास के रासायनिक वातावरण केमिकल एनवायरनमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। मतलब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट मतलब उसके आसपास कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट वाला जुड़ा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट वाला जुड़ा हुआ है या कॉन्जुगेशन वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस सभी के बारे में हमें जानकारी हमने को प्रोटॉन एनएमआर के माध्यम से हमें मिलेगी और इस चैप्टर के आगे वाले वीडियो में हम इसी प्रोटॉन एनएमआर के बारे में कंप्लीटली अध्ययन करेंगे। एनएमआर एक बहुत बड़ी शाखा है जिसमें हमने को पढ़ना है प्रोटॉन एनएमआर, 1H एनएमआर हमको यहाँ पे पढ़नी है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रोटॉन एनएमआर या एनएमआर के सिद्धांत के बारे में हमने अध्ययन किया, इसके परिचय के बारे में अध्ययन किया, कौन सा परमाणु नाभिक एनएमआर एक्टिव है उसके बारे में चर्चा करी। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन पे आवेश होता है और चक्रण करता हुआ आवेश विद्युत आवेश एवं विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, अर्थात प्रत्येक नाभिक एक लघु चुंबक के समान कार्य करता है। और दूसरी शर्त यहाँ पर यह है कि वह नाभिक चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेगा जिसके लिए द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या या दोनों विषम अवस्था में होती हैं, विषम संख्या में होती हैं, वही नाभिक आपका चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेगा और जो नाभिक चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेगा वही आपका एनएमआर एक्टिव होगा। जिसमें आपने एग्जाम्पल पढ़े 1H1 6 कार्बन 13 8 ऑक्सीजन 17 ये आपके एनएमआर एक्टिव है, जबकि आपका 6C12 8 ऑक्सीजन 16 दोनों यहाँ पे सम संख्या में परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या ये आपके एनएमआर इनएक्टिव है क्योंकि इनके नाभिक और चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करेंगे। दूसरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऊर्जा स्रोत के रूप में हम रेडियो विकिरण का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे दूसरी चीज़ एक और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। नाभिक एक लघु चुंबक के समान कार्य करता है, इसके बाहर एक चुंबकीय क्षेत्र और लगाया जाता है और ऊर्जा स्रोत के रूप में हम रेडियो विकिरणों का उपयोग करते हैं। और नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद का सीधा सा अर्थ यह है कि जब किसी नाभिक को चक्रण करते हुए नाभिक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के उपस्थिति में रखा जाता है तो नाभिक की विभिन्न चक्रण अवस्थाओं में से वह चक्रण अवस्था जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है वह अपने आप को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ऊर्जा का अवशोषण करके अपनी दिशा को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत कर लेता है, वही अवस्था अनुनाद कहलाती है। और यहाँ पे ऊर्जा स्रोत के रूप में हम रेडियो विकिरणों का उपयोग करते हैं। और प्रोटॉन एनएमआर हमें कम्प्लीटली हाइड्रोजन के बारे में जानकारी देता है, हाइड्रोजन की संख्या, उसकी प्रकृति और उसके चारों का केमिकल एनवायरनमेंट। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने एनएमआर अर्थात प्रोटॉन एनएमआर के परिचय के बारे में अध्ययन किया। आगे के वीडियो लेक्चर में हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, किस प्रकार से ये काम करता है, किस प्रकार से हमें हाइड्रोजन की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसके केमिकल एनवायरनमेंट की जानकारी किस प्रकार से प्राप्त होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।